हिंदी का पहला प्रश्न है कि उन्नति जो है इसमें कौन सी संधि है। तो उन्नति को अगर हम संधि विच्छेद करें, उन्नति को संधि विच्छेद अगर हम करें तो क्या बनेगी, उन्नति का संधि विच्छेद बनेगा उत प्लस नति, ठीक है, उत धन नति, है ना, ये बनेगा। देखिए होता क्या है, जब वर्ग का आपको पता होगा कि जो अल्फ़ाबेट होता है ना, उसे हम वर्ग में डिवाइड कर लेते हैं। हिंदी की जो वर्णमाला है उन्हें तो वर्ग में डिवाइड किया गया है, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, ठीक है। तो ये 5 वर्ग होते हैं, तो आप ये याद रखेंगे। तो ये वर्ग का जो पहला वर्ण है क्या, का है, चा है, ठीक है, का, चा, टा, ता और पा, ठीक है। ये 5 क्या हैं, वर्ग के पहले वर्ण हैं, ठीक है, अलग अलग वर्ग के हैं। इनका अगर मेल मतलब प्लस मान लीजिए, ठीक है, ना और माँ से हो, किससे, ना और माँ से हो, तो क्या होता है, उसी वर्ग के 5वें वर्ण में चेंज हो जाता है। जैसे का अगर ना से होगा तो का 5वां वर्ण कौन सा है, का, खा, गा, घा और या, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। देखिए का अगर बात करें का से, तो का अगर ना और माँ से होता है तो ये किस में परिवर्तित होगा, ये होगा इसमें, ठीक है। इसी प्रकार अगर चा का जो परिवर्तन मतलब चा का जो मेल ना और माँ से होगा तो ये किस में परिवर्तित होगा, ये इसमें होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो टा है तो टा किस में परिवर्तित हो जाएगा, इसमें। और ता है, ता वर्ग का होता है तो ना में, और पा वर्ग का होगा तो माँ में, ठीक है। इतना आप समझ गए। चलिए यहाँ जो उन्नति लिखा गया है, उन्नति को जैसे ही हमने डिवाइड किया, संधि विच्छेद किया तो उत प्लस नति आया। ता है यहाँ पर, इधर क्या है, ता है, इधर क्या है, ना है, ठीक है। ता ये पहला वर्ग है, हमें पता है। ता ये और इसका मेल किससे हो रहा है, माँ से हो रहा, ना से हो रहा है, ठीक है। तो ता का जब ना से मेल होता है तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, अपने 5वें वर्ड में, ठीक है। तो 5वां इसका क्या है, ना है, तो क्या बनेगा, उत प्लस नति बराबर उन्नति। तो ये जो ना है ये यहां से आया है, तो आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं, तत् प्लस मय, ठीक है, तत् प्लस मय। तो ये जो है तत् प्लस मय क्या बनेगा, तत् प्लस मय। देखिए ता का माँ से हो रहा है तो ता किस में चेंज हो जाएगा, ना में, तो क्या बन जाएगा, तन्मय, ठीक है। तत् प्लस मय मतलब तन्मय। इसी प्रकार एक और देखेंगे, जगत प्लस नाथ, ठीक है। तो ता फिर काय में डिवाइड, मतलब ता जो है ये काय में चेंज हो जाएगा, ता का ना से मेल होता है तो ता ना में चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जगन्नाथ, ठीक है, क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। और ये सब जो कंडीशन चल रही है ये किस में चलती है, ता का ना से हो रहा है, ता का माँ से हो रहा है, तो ये जो है क्या नाम है, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है। और जब व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ आप ये भी याद रखेंगे, जो संधियां होती हैं उन्हें हमने 3 रूपों में बांटा है। कौन कौन सी है, एक है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये 3 भेद हैं संधि के। इसी प्रकार जो स्वर संधि है उसे हमने 5 भागों में डिवाइड किया है, इसे हम कभी आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कुहिक कुहिक जस कोयल रोई, रकत आंसू घुंघची बन बोई, ठीक है। कुहिक कुहिक मतलब है वह कोयल की भांति रोई, ठीक है, वह कोयल की भांति रोई, और रोने से क्या हुआ, रकत आंसू घुंघच बन बोई, है ना, मतलब रक्त के आंसुओं से मानो उसने घुंघचियां बन में बो दी हों। घुंघचियां एक बेल होती है, आपने कभी सुनी होगी, जैसे पहले रत्ती चलती थी तो उसका वेट इसी से होता था, ठीक है। कहीं गोंगची बोली जाती है, कहीं घुंघची बोली जाती है, तो आप ये याद रखेंगे। तो ये जो है बन में बोई, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुहिक कुहिक जस रोई, कुहिक कुहिक जस कोयल जैसी रोई, कोयल जैसा कोई रो सकता है, नहीं ना कहीं इसमें क्या किया गया है, बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है, ठीक है। जैसे उसने मतलब जंगल में घुंघची बो दी हो अपने आंसुओं से, ऐसा हो सकता है,
नहीं हो सकता। तो क्या किया गया है, यहाँ बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है कवि के द्वारा। तो ये जो बढ़ा चढ़ा के लिखने की जो सिस्टम है, यानी कि उस अलंकार को हम क्या कहते हैं, वो है अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति जो अलंकार है उसमें बढ़ा चढ़ा करके बातें कही जाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 है। तीसरा प्रश्न है कि अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, ये वाक्य कैसा है। तो देखिए, नहीं वाली बात होती तो ये निषेध परक होता। ठीक है, तो ये है नहीं है, इसमें नहीं वाली कोई बात नहीं की गई है। विनम्रता पूर्वक या विनम्रता सूचक है, विनम्रता जैसी कोई बात इसमें हमें दिख नहीं रही है, ऐसा कोई भाव है नहीं है। दिशाबोधक है, क्या हमें ये कोई दिशा दिखा रहा है, हमारी दिशा का बोध करा रहा है, नहीं, तो ये नहीं है। ये विधि सूचक है। विधि सूचक क्या है, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, विधि सूचक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुजक्कड़ जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, एक प्रत्यय होता है और एक होता है उपसर्ग। क्या होता है, उपसर्ग, और दूसरा होता है प्रत्यय। ठीक है, आप इतना सिर्फ याद रखेंगे, जो उपसर्ग होता है ये किसी शब्द के आगे लगता है। कब लगता है, आगे लगता है। और ये जो प्रत्यय होता है शब्द के पीछे लगता है। ये दोनों ही प्रत्यय या उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश, मतलब शब्द नहीं होते बल्कि शब्द के एक अंश होते हैं। तो आप इतना याद रखेंगे, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो अब हम यहाँ प्रत्यय समझेंगे। प्रत्यय क्या है, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में एक परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। अब देखिए, जो ये बुजक्कड़ है, बुजक्कड़ बना कैसे है, देख, बुझ, बुझ है ना, ये तो हो गया शब्द, और इसमें एक अक्कड़ क्या लगा दिया, अक्कड़ लगा दिया। ठीक है, अक्कड़ लगा दिया तो ये क्या बन गया, बुजक्कड़। ठीक है, ऐसे ही और शब्दों को बना सकते हैं, जैसे पिय प्लस अक्कड़, पियक्कड़ हो गया, घुमक्कड़ हो गया। तो ये अक्कड़ लगा के कुछ शब्द और बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। तो ये इनमें जब भी ऐसे कोई शब्द आपको दिखें तो आप हमेशा याद रखेंगे कि इनमें अक्कड़ जो है प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि सूत शब्द का अर्थ नहीं है। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि सूत शब्द का ऐसा कौन सा अर्थ नहीं है। तो पहले तो हम जानते हैं कि ये सूत शब्द होता है, इसके कुछ पर्यायवाची याद रखेंगे। क्या क्या अर्थ होते हैं, जैसे डोरा, ठीक है, डोरा, धागा, डोरा, धागा, तंतु, ठीक है, डोरी, ये सभी क्या है, ये इसके शब्द जो हैं अर्थ हैं इनके, है ना। सूत का अर्थ ये है। हाँ, एक अर्थ में आप ये भी याद रखेंगे, जो सूत होता है उसको सारथी के अर्थ में भी किया जाता है। ठीक है, सारथी के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब रथ चलाने वाला। ठीक है, जैसे एक जनेऊ होता है, तो आप ये भी याद रखेंगे, जनेऊ जो है ये भी इसके शब्द में आता है, इसके अर्थ में आता है। ठीक है, तो ये सब तो इसके अंतर होते हैं, अर्थ होते हैं। ठीक है, लेकिन अर्थ नहीं है तो मैंने आपको बताया धागा है, रथ हाँकने वाला यानी कि सारथी की बात कर रहे हैं तो ये भी इसका अर्थ होता है। भाट, भाट भी इसका अर्थ होता है, मैंने आपको यहाँ नहीं लिखा, चलिए अब लिख देते हैं, भाट हो गया। ठीक है, भाट हो गया, ये भी इसमें इसका अर्थ होता है। लेकिन ये जो कर्ण है, कर्ण मतलब कान होता है, इसलिए ये इसका अर्थ नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कर्ण है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, कलेजा उछलना मुहावरे का आशय क्या है। कलेजा उछलना, तो देखिए कलेजा जब उछलना वाली बात होती है तो उस समय क्या होता है, मतलब दिल का एक तरह का धड़कना होता है। वो हो सकता है खुशी से हो सकता है दुखी से हो सकता है किसी आशंका या संदेह में हो। तो इस स्थिति के लिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 2, अर्थात सभी। उद्योग से दिल का धड़कना, आशंका से दिल का धड़कना, हर्ष से दिल का धड़कना, ये सभी कलेजा उछलने का अर्थ होता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर 2 है। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो। देखिए, जब ऐसे वाक्य दिए जाते हैं आपको, ये आपसे पूछा जाता है कि इनमें क्या है या कौन सा वाक्य है, तो आप इनके ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे आज्ञा सूचक,
क्या इसमें आज्ञा जैसी कोई बात कही गई है? आज्ञा सूचक वाक्य जिनमें आज्ञा दी जाए, आदेश दिया जाए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप हिंदी के लिए फलाने राइटर की पुस्तक पढ़ो, ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह की आज्ञा है ना। आपके माता पिता आपसे बोलें कि आप बाजार से सब्जी लेके आओ, तो ये क्या हो गया? ये आज्ञा सूचक शब्दों में आएगा, ठीक है। इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य क्या है? हम आपको इसमें सलाह दे सकते हैं, जैसे तुम खूब पढ़ो और मेहनत करो ताकि आपके माता पिता का नाम रोशन हो, या फिर आपसे बोला जा सकता है कि आप पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में फाइट कर जाएंगे, इसलिए आप पढ़ें। तो पढ़ने की जो सलाह या इच्छा या ऐसी कोई भी वाक्य जिनमें इच्छा व्यक्त की जा रही हो, तो वो कौन से होते हैं? इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो, तो ये क्या है? इच्छा सूचक वाक्य है, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर 2 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि अन्न जल पद में समास कौन सा है? तो अन्न जल को अगर हम समास में समास विग्रह करें तो क्या बनेगा? अन्न और जल। क्यों बनेगा ऐसा? क्योंकि इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं। जब समास के दोनों ही पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और इसकी जगह या आ सकता था, ठीक है, और या अथवा, क्या? और या अथवा ये आ सकते हैं। इसकी जगह हम एक योजक चिन्ह होता है हिंदी में, इसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जब ऐसी कंडीशन होती है तो उस समय क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जब दोनों पद प्रधान हों और उनमें मतलब विग्रह करने पर और या अथवा आते हों, तो उस समय हम इसे क्या मानेंगे? द्वंद्व समास। जैसे अन्न, अन्न जल मतलब अन्न और जल। इसी प्रकार हो सकता है भाई, भाई योजक चिन्ह बहन, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? भाई और बहन, भाई और बहन। इसी प्रकार माता पिता, राजा रानी, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? देखिए, होशंगाबाद जिले में जो बोली बोली जाती है वो है बुंदेली। बुंदेली का एक रूप होशंगाबाद में भी बोला जाता है। बुंदेली शुरू होती है यूपी से और इधर झांसी और टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, छतरपुर, ये हो गया, टीकमगढ़ है, सागर है, नरसिंहपुर है, दतिया है, गुना है, शिवपुरी है ना, और दमोह है। इधर ये बुंदेली बोली जाती है, लेकिन ये बुंदेली का जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण तक जाता है, ठीक है, जिसमें विदिशा से लेके रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, वहाँ तक ये बुंदेली बोली जाती है। तो आप इस प्रश्न को याद रखेंगे। होशंगाबाद में जो है, होशंगाबाद आपसे हो सकता है अगले एग्जाम में कभी पूछे, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, तो इनमें ये बुंदेली बोली जाती है। अगला प्रश्न है वैभव, ठीक है, आपको एक वैभव शब्द दिया गया है, इसका ये पर्यायवाची पूछ रहे हैं। तो वैभव की अगर हम बात करें, वैभव का मतलब क्या होता है? समृद्धि। क्या होता है? समृद्धि, ठीक है। महत्ता, महत्ता, समृद्धि, महत्ता, शक्ति, ठीक है, शक्ति, विभूति, विभूति, है ना, और भी आपसे बोला जा सकता है ऐश्वर्य, ठीक है। तो ये सभी क्या है? वैभव शब्द के पर्यायवाची हैं। समृद्धि है, महत्ता है, शक्ति है, विभूति है, ऐश्वर्य है, तो ये सभी जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? महत्ता इसमें दिया गया है, शक्ति भी दी गई है, ऐश्वर्य भी दिया गया है, तो ये 3, ठीक है, उक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 11वां प्रश्न है कि हॉर्टिकल्चरिस्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? तो हॉर्टिकल्चरिस्ट, कल्चरिस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, हॉर्टी जो कल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी जो कल्चर हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? उद्यान विज्ञान, ठीक है, उद्यान विज्ञान, या फिर ऐसे मान लीजिए कि साग सब्जी मसाले, है ना, बागवानी जो होते हैं वो सभी इसमें हॉर्टिकल्चर में आते हैं। तो इसका जो अध्ययन करने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उद्यान विशेषज्ञ। क्या बोलते हैं? उद्यान विशेषज्ञ। तो अंग्रेजी में इसके लिए क्या यूज होता है? हॉर्टिकल्चरिस्ट, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 3 है। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है अनित्य, अनित्य का विलोम शब्द बताना है। तो देखिए, जो अनित्य है उसका विलोम शब्द क्या होता है? नित्य। क्या होता है?
नित्य होता है। अब देखिए जो नित्य है इसके जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या होते हैं? शाश्वत। क्या होते हैं? शाश्वत। ठीक है, शाश्वत हो गया, सर्वदा हो गया, और जैसे अमर हो गया, अमर्त्य हो गया, अमर्त्य हो गया। तो ये सभी क्या है? नित्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब ये नित्य के पर्यायवाची हैं तो ये अनित्य के क्या होंगे? विलोम शब्द होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है फिर? डी, अर्थात सभी, है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि ठेस जो शब्द है वो क्या है? तो देखिए जो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर के हमने शब्दों को बांटा है तो वो हमने 5 प्रकार से बांटा है। क्या क्या? मान लीजिए ये है तत्सम, ठीक है, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, तत्सम है, तद्भव है, फिर है एक देशज या देसी, देशज कहें या देसी, फिर है एक विदेशज या विदेशी, फिर है संकर। तो ये जो है 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है शब्दों को उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। ये जो ठेस शब्द है, ठेस जो आता है वो देशज है। कैसा है? देसी है। देशज का मतलब होता है देश में जन्मा हुआ। तो ये जैसे ठेस है, उसके बाद में आप याद रखेंगे थैला है, थैला है, गड़बड़ है, क्या है? गड़बड़ है। ऐसे ही आप एक और याद रखेंगे ठेठ। तो ये सभी कैसे हैं? देशज हैं, देसी भाषा से निकले हुए शब्द हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रोजगार और निर्माण कहाँ से प्रकाशित होता है? तो रोजगार और निर्माण आप जानते होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं और जो वैकेंसी वगैरह निकलती हैं उसके बारे में जानकारी रहती है। तो ये जो है भोपाल से निकलता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 2 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो देखिए आप इसको काफ़ी याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? एक तो ये जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। लेकिन ये कब हुआ था? तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो देखिए 10वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उससे पहले हम जानते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में। विश्व हिंदी सम्मेलन का अगर हम प्रथम बात करें, प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था नागपुर में 1975 में। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। पहले ये 4 वर्ष में एक बार होता था, लेकिन अब ये है 3 वर्ष में एक बार होता है। अगर हम 10वें की बात करें तो जो 10वां हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कब हुआ था? 2015 में। तो आप ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इसका अगर विषय जो था, इसका विषय क्या था? ये था हिंदी जगत, विस्तार और संभावनाएं। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। तो आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, ये 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1949 में 14 सितंबर के दिन ही संविधान सभा ने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा या राज्य की भाषा के रूप में घोषित किया था। इसलिए 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर हम विश्व हिंदी सचिवालय की बात करें तो ये जो विश्व हिंदी सचिवालय है ये कहाँ पर है? देखिए ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। तो ये याद रखेंगे, ये मॉरिशस में है। मॉरिशस भी एक हिंदी राज्य है, हिंदी राष्ट्र है, इसलिए इसका सचिवालय कहाँ पर है? मॉरिशस में है। हाँ, एक चीज़ और है कि जो है अब अगला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ होगा? तो ये फिजी में प्रस्तावित है। तो आप इतना याद रखेंगे, फिजी में। ठीक है, ये 10वां हुआ था लेकिन उसके बाद में 11वां हो चुका है। 12वां कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, अब होगा, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 4, हिंदी जगत, विस्तार और संभावनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। ये कह रहे हैं कि विलोम शब्द युग्म यानी कि एक दूसरे के उल्टा ऐसा कौन सा शब्द युग्म नहीं है? देखिए पास मान होता है नज़दीक, परे मतलब दूर, तो ये तो है। ठीक है, ये तो है। पछुआ, पूर्वा, पछुआ का मतलब होता है पश्चिमी, पूर्वा का अर्थ होता है
पूर्वी, तो ये भी है एक दूसरे के विपरीत। स्वर और ध्वनि, देखिए स्वर है यहाँ पे, है ना, स्वर, तो स्वर का मतलब क्या होता है, आवाज़ निकलना, और ध्वनि तो वो भी एक ही है। तो ये स्वर और ध्वनि ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 3 है। ठीक है। निर्वात और बात, बात मतलब हवा या वायु, निर्वात मतलब हवा या वायु से खाली। ठीक है, तो ये तो है, इसका उल्टा है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 3। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो पहला वाक्य जो दिया गया है, संभवतः आज वह अवश्य आएगा। देखिए संभावना जहां व्यक्त की जा रही है वहां आज तो हो ही नहीं सकता, अगर आज है भी तो ठीक है, लेकिन ये अवश्य नहीं आ सकता फिर, क्योंकि संभवतः आज वह आएगा ये सही है, लेकिन संभवतः आज वह अवश्य आएगा, जब आज अवश्य आने की बात कर रहे हैं तो उसमें संभावना कैसी, इसलिए ये तो गलत है। वह छत पर से गिर पड़ा, ये ऐसे नहीं बोला जा सकता, क्या बोला जाएगा, वह छत से गिर पड़ा, तो ये जो पर लगा है ये गलत है। आजकल 100 रुपये में क्या आता है, ये सही है। आजकल 100 रुपये में क्या आता है, ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया, तो ये ऐसे नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द देखिए, पहला है प्रशंसा। प्रशंसा क्या ऐसे लिखा जाता है, नहीं, ऐसे लिखा जाता है प्रशंसा, ये सही है, ये गलत है। चैत्र, चैत्र ऐसे लिखा जाता है, नहीं, कैसे लिखा जाता है, चैत्र लिखा जाता है ऐसे, है ना, ए नहीं ऐ की मात्रा होती है। फागुन, फागुन ऐसे ही लिखा जाता है, तो हाँ फागुन ऐसे ही लिखा जाता है। गृहस्थी जो है ऐसे नहीं लिखाई जाती, कैसे लिखते हैं, गृहस्थी। ठीक है, गृहस्थी होता है। फागुन जो है, ये जो फागुन है ये तद्भव है, क्या है, तद्भव। ठीक है, तत्सम रूप में इसे क्या लिखते हैं, फाल्गुन, क्या लिखते हैं, फाल्गुन। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। कह रहे हैं कि सम उच्चारण हो लेकिन अर्थ उनके भिन्न भिन्न हो, ऐसा शब्द युग्म आपको ढूंढना है या खोजना है। तो देखिए जो गाली है, गाली गलोच, गा से शुरू हो रही है, तो ये इसका उच्चारण तो सेम है, लेकिन क्या ये भिन्नार्थक हैं, भिन्नार्थक हैं, अलग अलग अर्थ रखते हैं, नहीं। गाली और गलोच दोनों ही अपशब्द के लिए यूज होते हैं, तो ये जो है ऐसा शब्द युग्म नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर यही है। ठीक है, चलिए अब आंसर हमारा मिल गया है तो आगे नहीं देखेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां और अंतिम हिंदी का अंतिम प्रश्न है, सुदामा पांडे धूमिल की कौन सी कृति है। अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे जो है मोहन राकेश की है, किसकी है, कवि मोहन राकेश। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। संसद से सड़क तक की अगर बात करें तो ये धूमिल की कृति है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 2 है। यामा की अगर हम बात करें तो ये महादेवी वर्मा की है, यामा महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा की है। आखिर ऐसा मैंने क्या कह दिया, तो ये जो है वैद्यनाथ मिश्र की है, किसकी है, वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, तो आप ये पुस्तकों के नाम भी याद रखें।